का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हो काम, वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले खास बात की सुर्खियां। मध्य प्रदेश हुकूमत ने मदरसों में गीता की तालीम देने के अहकाम को लिया वापस, अक़लियतों के सख्त रद्दअमल का नतीजा। यूपी सुन्नी सेटल वक्फ बोर्ड ने बोर्ड के हवाले से दुर्गा शक्ति नागपाल से मुतालिक शाया खबर की तरदीद, कहा बोर्ड की टीम ने मस्जिद का नहीं किया दौरा। इलाहाबाद में खानकाहों की जायदादें भी जमीन माफियाओं के नरगे में, इंतजामिया की बेरुखी से माफियाओं के हौसले बुलंद। और बेंगलुरु के एक ताजिर मुनफरिद अंदाज से करते हैं रोजेदारों की खिदमत, अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रोजेदारों के लिए करते हैं इफ्तार और नमाज का खुसूसी इंतजाम। मध्य प्रदेश के मदरसों में गीता पढ़ाने के अहकाम के खिलाफ अक़लियतों और सियासी पार्टियों के सख्त रद्दअमल के बाद हुकूमत बैकफुट पर आ गई है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने इस मामले में मदाखलत करते हुए अहकाम को रद्द करने का हुक्म जारी किया है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हुकूमत की रियासत के मदारिस में गीता पढ़ाने को लेकर महकमे स्कूल की जानिब से 1 अगस्त को अहकाम जारी किया गया था। महकमे स्कूल तालीम की जानिब से जारी नोटिफिकेशन का रियासत की अक़लियतों और सियासी पार्टियों की जानिब से सख्त नोटिस लेने के बाद हुकूमत ने पहले अपना एक कदम वापस लेते हुए इसकी लाज़मियत को ख़त्म करते हुए इसे ऑप्शनल किया, लेकिन इसके बावजूद जब रियासत की अक़लियतों की नाराज़गी कम नहीं हुई तो मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह को इस मामले में मुदाखलत करनी पड़ी और उन्होंने महकमे स्कूल तालीम के नोटिफिकेशन को रद्द करने का हुक्म जारी कर दिया। एक कंट्रोवर्सी जो पिछले दिनों पैदा हुई, जिसका अर्थ ये निकला कि मदरसों में गीता पढ़ाई जाएगी, वस्तुतः वो सच भी नहीं थी, लेकिन उस कंट्रोवर्सी को समाप्त करते हुए हमने जिस अधिसूचना के कारण ये गलतफहमी पैदा हुई थी, उस अधिसूचना को रद्द करने का फैसला किया है और आज ही वो अधिसूचना रद्द कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश हुकूमत स्कूलों में वंदे मातरम को लेकर भी ऐसे ही अहकाम जारी कर चुकी है। अब इसने रियासत के मदारिस में गीता पढ़ाने का हुक्म जारी किया था। महकमे स्कूल तालीम की जानिब से जो अहकाम जारी किया गया था उसकी रूह से क्लास 1 और 2 की उर्दू किताबों में एक मजमून शामिल किया गया था। क्लास 1 में जो मजमून शामिल किया गया है उसका उन्वान पढ़ना एक काम है, जबकि दर्जा 2 की किताब में जो मजमून शामिल किया गया है उसका उन्वान आपसी मदद है। आइए सुनते हैं हुकूमत के इस कदम को मुस्लिम अक़लियत और सियासी पार्टियां किस तरह देखती हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी धर्म की शिक्षा कि स्कूलों के अंदर क्यों देना चाहिए। हर धर्म के लोगों के पास अपनी अपनी धार्मिक शिक्षा देने के लिए अलग अलग संस्थान हैं। फिर स्कूल जब धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्ष देश है तो उसमें धर्मनिरपेक्ष रहें, स्कूलों के अंदर स्कूली शिक्षा रहने दें और धार्मिक शिक्षा के लिए अलग से संस्थान सबके पास अपने उनमें चलने दें धार्मिक शिक्षा। संविधान का अनुच्छेद 28(1) ये कहता है कि पूर्णतः राज्य से पोषित कोई भी शैक्षणिक संस्थान में किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक और
गीता और धर्म को लेकर दृढ़ इच्छा शक्ति की बात करती है। दूसरी ओर जब मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने ये हम जिस पर सहमत नहीं थे ऐसा फैसला दिया जिससे कि समाज भी सहमत नहीं हो सकता कि गीता जो है वो उसका सरोकार धर्म से कतई नहीं। वहीं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन राशिद खान से जब इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस अंदाज में किया। नसीहत देने वाली ये जो वहाँ से ये मैं मानता हूँ कि गीता में से लिए गए होंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया है, किताब में कहीं ये नहीं दिया गया है कि ये अंश कहाँ से लिए गए। और उसके बाद भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कल शाम को 5 बजे हमने मुलाकात की और मुलाकात करा बता के उनको सारा बताया, जो गवर्नमेंट से आदेश निकला वो बताया, जो किताबों में था वो बताया। और उन्होंने ये शायद मेरे को आज पता चला है कि शायद ऐसा कुछ करा है कि ऐच्छिक कर दिया है कि जो बच्चा पढ़ना चाहे वो पढ़े, जो बच्चा चाहे नहीं पढ़े। तो ये एक बहुत अच्छा हो गया। ये सियासी स्टंट है। इसके अलावा मदरसे के लोगों से मेरी बातचीत हुई, मेरी बच्चों से बातचीत हुई। मैं तो आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी मदरसों में जाएं, मदरसे के संचालकों से, टीचर से मिलें। किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, न किसी को कोई एतराज़ है। ये तो सिर्फ पॉलिटिकली जो है कांग्रेस के हमारे कुछ लोगों को अचानक जो है कुछ ना कुछ इशू चाहिए, वो कुछ ना कुछ बातचीत को करके वो बंडल बन जाते हैं। ETV न्यूज़ भोपाल। गीता से मुतालिक अहकाम वापस लेने के फैसले का मजहबी तंजीमों ने खैर मकदम किया है। ईसाई मजहबी रहनुमा ने यह भी कहा है कि हुकूमत ऐसे फैसले करती ही क्यों है। वहीं मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने हुकूमत के फैसले की सराहना की है कि सरकार को कभी कोई निर्णय लेना है तो सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए ना। इतने लोग हैं एक साथ में, तो एक बार ऐसा निर्णय लेते हैं और 2-4 दिन के बाद अलग निर्णय। इसकी वजह क्या है? बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि ये मुल्क तो जमहूरी मुल्क है, सेकुलरिज्म यहाँ पर कायम है। तो उसका तकाजा भी यही है कि किसी एक मज़हब की किसी किताब को लाजिम ना किया जाए, बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को अगर शामिल करना है तो तमाम मज़ाहिब की मजहबी किताबों को शामिल करना चाहिए। अगर किसी को लाजिम किया था और उस हुक्म को वापस ले लिया है सरकार ने, तो हम उसका इस्तकबाल करते हैं। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक अंग्रेजी अखबार में बोर्ड के हवाले से दुर्गा शक्ति नागपाल से मुतालिक शाया खबर की तर्दीद की है। बोर्ड के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी किसी टीम ने ना तो मस्जिद का दौरा किया और न किसी ने उनके पास इसकी शिकायत की है। वाज़ेह है कि एक अंग्रेजी अखबार ने बोर्ड के हवाले से दुर्गा शक्ति नागपाल को मस्जिद मामले में क्लीन चिट दी है। खबर एक दरगाह के मकामी मुतवल्ली के हवाले से शाया की गई थी कि दुर्गा नागपाल ने मस्जिद की दीवार नहीं गिरवाई है। इंडिया में न्यूज़ फ्रंट पेज पे जो हेडलाइन निकली है जिसमें वक्फ बोर्ड का स्टेटमेंट दिया गया है कि कहा गया, मैं इसको पढ़ के कहिए तो सुनाऊँ आपको। नाउ द वक्फ बोर्ड नाउ इवन वक्फ बोर्ड सेज दुर्गा डिडंट डिमोलिश वॉल। ये स्टेटमेंट जो बहुत मिसलीडिंग इन्होंने हेडलाइन लगा दी है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, और इसमें वहाँ पे उसी ज़िले में एक मज़ार है उसकी जो देख रेख करता है कोई, उसके कदीर खान जयसवाल नाम है, उसके बयान को इन्होंने वक्फ बोर्ड का बयान करके निकाल दिया है। तो मेरा इस बयान से वक्फ बोर्ड का कोई ताल्लुक़ नहीं है, वक्फ बोर्ड की कोई टीम नहीं गई, और अगर कोई आदमी वहाँ वक्फ बोर्ड के नाम से जा रहा है तो वो फिर फ्रॉड कर रहा है। मेरे पास उस मस्जिद के मुतालिक कोई रेफरेंस नहीं आया है। अगर कोई रेफरेंस आता है तो मैं इस पर लॉ कार्रवाई करूँगा जो भी मुमकिन है, लेकिन अभी मेरे पास किसी तरफ से कोई भी रेफरेंस नहीं आया उस मस्जिद के बारे में जिसके बारे में न्यूज़ इन्होंने निकाली है और जिसमें इन्होंने बोर्ड का वर्जन दे दिया कि वक्फ बोर्ड से दुर्गा डिडंट डिमोलिश वॉल। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत है। वक्फ बोर्ड की कोई टीम नहीं गई है यहाँ इस जगह पे। इलाहाबाद में औकाफ की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब ज़मीन माफियाओं के नरगे में खानकाहों की जायदादें भी आ चुकी हैं। इस मामले में इंतज़ामिया की बेरुखी ज़मीन माफियाओं की हौसला अफजाई कर रही है। पेश इलाहाबाद से सैयद फरहान की ये रिपोर्ट। इलाहाबाद में आम वक्फ जायदादों के अलावा तारीख़ी अहमियत के हामिल कई अहम वक्फ इमलाक भी हैं। इनमें शहर के वो दायरे भी शामिल हैं जो शहर की खानकाही तहज़ीब का अहम हिस्सा है। हर दायरे की एक तारीख़ है और ये किसी नामवर मजहबी शख्सियत के नाम से जाना वो पहचाना जाता है। इन्हीं में से एक है दायरा शाह अजमल। 1082 हिजरी में कायम इस खानक़ाह से कई मारूफ आलिम दीन निकले। पहली जंग आज़ादी के दौरान खानक़ाह दायरा अजमल के सज्जादा नशीनों ने फ़िरंगी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की क़यादत की और मुल्क के लिए अपनी शहादतें भी पेश की। लेकिन आज खानक़ाह चारों तरफ से नाजायज़ कब्ज़ों का शिकार है। खानक़ाह के ज़िम्मेदारों ने इस सिलसिले में इंतज़ामिया से कार्रवाई की कई बार अपील भी की, लेकिन अब तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका।
मैं आपके ज़रिए से, आपकी से चैनल के ज़रिए से मैं उत्तर प्रदेश के हुक्काम, सियासी रहनुमा, मकामी जो यहाँ के वो अफसरान हैं, उन सब से गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए अब इस खानका का, इस मस्जिद का मज़ीद इम्तिहान न लें। अब तो अपनों की हुकूमत है, गैरों की हुकूमत में हम टकराए हैं, अपनी हुकूमत में हमें टकराएं कि क्या फ़ायदा, इनको तो खुद देखना चाहिए। इस मामले में जब ईटीवी ने ज़िला में एडिशनल सर्वे कमिश्नर वफ़ का भी चार्ज संभालने वाले इलाहाबाद के ज़िला मजिस्ट्रेट से बात की तो उन्होंने सर्वे कराए जाने की जानकारी दी। ज़िला मजिस्ट्रेट के मुताबिक इलाहाबाद की तमाम वक्फ इमलाक के सर्वे का काम जारी है और जल्द ही इस ज़िम्मे में कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें शासन के निर्देश है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको चिन्हित कर ले। पिछले दिनों में बहुत सारे ऐसे गड़बड़ी होने की भी शिकायतें आई थी कि गलत नाम दर्ज कराया गया है, कुछ अवैध अतिक्रमण कर लिए गए हैं। तो इस तरह के मामले हैं तो इसका सर्वे कराया जा रहा है। लगभग हो सकता है कि 15-20 दिन महीना इसमें लग जाए। उसके आधार पे जो भी इस तरह के कमियां हैं, गड़बड़ियां हुई है तो उसको सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद में कायम 12 दायरों में तकरीबन सभी नाजायज़ कब्ज़ों के शिकार हैं। यहाँ मौजूद क़ब्रों और मज़ारों के चारों जानिब खुलेआम कब्ज़े करके मकानात तमीर कराए जा चुके हैं, लेकिन सरकारी ज़मीन का दर्जा होने के बावजूद अफसरान की बेरुखी नाकाबिल फरामोश है। ईटीवी न्यूज़, इलाहाबाद। दिल्ली में आसार कदीमा की मसाजिद की बेहुरमती और पामाली का मामला एक लंबे अरसे से जारी है। इस सिलसिले में जिम्मेदारान और मौजूद शख्सियात ने सियासी और समाजी सतह पर इस मसले का हल निकालने की कोशिश की है। कौमी अक़लियती कमीशन की जानिब से भी कोशिश की जा रही है कि महकमा आसार कदीमा की ज़ेर निगरानी वाली मसाजिदों की बेहुरमती ना हो। ने ये बात की है ASI के साथ, कल्चर मिनिस्ट्री के साथ, और वो इस बारे में सर्वे कर रहे हैं ताकि ये तय पाया जाए कि ये जो मसाजिद ऐसे हैं आसार कदीमा के, तो उनकी हालत क्या है इस वक्त और क्या करने की ज़रूरत है उनको अच्छे हालत में रखने के लिए। तो वो सर्वे अभी जारी है ASI की तरफ से। अभी उनका रिपोर्ट हमारे पास आया नहीं है तो उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तमाम मसाजिद को जो कितनी भी तारीखी नोयत की हैं उन्हें वक्फ बोर्ड के हवाले किया जाना चाहिए। मकाबिर को ठीक है, मकबरे बहुत सारे तारीखी नोयत के हैं, मसलन ताजमहल है, उनको वो ज़रूर आसार कदीमा के तहत रहे, लेकिन इस शर्त के साथ कि आसार कदीमा उनकी अपकीप करेगा, उनकी मेंटेनेंस करेगा। अब ताजमहल के बराबर में, जब से ताजमहल आसार कदीमा में, ताजमहल के बराबर में मंदिर का क़याम वजूद में आ गया। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। अरे भगवान, अब तो अपना भी पक्का मकान होगा। सच में क्या? लेकिन कैसे होगा? अरे हमारी राज्य सरकार हम कच्ची बस्ती वालों को पक्के मकान दिलाने के लिए बहुत काम कर रही है। हाँ, किरण की मम्मी भी बता रही थी। राज्य सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना के तहत हमारी बस्ती कीरों की ढाणी को देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। हमारी बस्ती वालों के लिए यहाँ 1104 मकान बन रहे हैं। लेकिन इसके लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे हमें तो मकान की लागत का केवल 10 से 12% ही देना है, बाकी सारा पैसा तो केंद्र, राज्य सरकार और JDA वहन करेगा। अरे वाह, तब तो हम भी अपने पक्के मकान में रह सकेंगे। राजीव आवास योजना किरो की ढाणी में रह रहे लोगों को केंद्रीय, राज्य और JDA के सहयोग से पक्की छत मुहैया कराने का एक अभिनव प्रयास, जहां बनेंगे कुल 1104 आवास। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का, जिंदगी is good, TT Innerwear, TT is good। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर।
ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। लखनऊ को नज़ाकत और नफासत का शहर कहा जाता है, लेकिन इसी शहरी तहजीब में फ़िरक़े वाराना कशीदगी की भी तवील तारीख़ रही है। ईटीवी नुमाइंदा इरफान अली ने इसी पस मंज़र में दोनों फ़िरक़ों के मजहबी रहनुमाओं से बातचीत की और हैरत अंगेज़ तौर पर दोनों फ़रीक इसके पीछे किसी तीसरे फ़रीक का हाथ होने का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। रूमी गेट लखनऊ की पहचान है। इसकी एक तरफ बड़ा इमाम बाड़ा और आसिफी मस्जिद है और दूसरी तरफ आलमगीरी अहद की टीले वाली मस्जिद। अलविदा और ईद जैसे अहम मौके पर सुन्नी और शिया एक ही दरवाजे से गुजरते हुए दोनों मस्जिदों में अल्लाह के सामने सर झुकाने जाते हैं। मस्जिदों में इत्तेहाद के साथ अमन और अमान की भी तलकीन की जाती है, लेकिन यही नमाजी वापसी में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। आखिर इस टकराव की वजह क्या है? दोनों फिरकों के मजहबी रहनुमा इसे आम मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं। लखनऊ को शिया सुन्नी फसादात का मरकज़ बनाया गया है और ये अब से नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के ज़माने से है। यहाँ जो इस्लाम दुश्मन ताकत है वो नहीं चाहती कि कभी भी शियों सुन्नियों में कोई अमन रहे, लिहाजा वो अपने एजेंटों के ज़रिए से जो शियों में भी और सुन्नियों में दोनों में है, दोनों के ज़रिए से ये फसाद करवाते हैं। इसकी सख्त से सख्त जांच कराए कि इसके पीछे अगर किसी का हाथ है वो किसका हाथ है, या फिर इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं है हम आपसी अपने झगड़ों को, गुटबाजियों को इस तरह से हम लेकर हम उसको इधर मुंतकिल कर देते हैं और इस तरह से फसाद हो जाता है और जिस तरह से शहर का अमन बर्बाद हो जाता है और शहरियों को परेशानी होती है। इसी तरह का मंजर चौक की विक्टोरिया स्ट्रीट पर भी दिखाई देता है। पूरे साल सड़क के दोनों तरफ रहने वाले बाशिंदे मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ कारोबार और लेन देन भी होता है, लेकिन कुछ खास मौके पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इसमें भी आम मुसलमानों का ही नुकसान होता है। हमारे तमाम उलमा जो हैं वो भी कोई भड़काऊ बयान न दें, भड़काने वाला, बल्कि अमन की बात करें वो, ताकि आपस में अमन और इत्तेहाद पैदा होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मुसलमान का नुकसान है, दुश्मन फ़ायदा उठा रहा है, हमारा नुकसान है। लखनऊ की शिया सुन्नी तकरार खत्म कराने के लिए कई कोशिशें भी हुई, मुआहदे भी हुए, लेकिन हर बार नया फितना सामने आ जाता है। इसलिए अमन पसंद बाशिंदे फितनों के इन रास्तों को बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। ईटीवी न्यूज़, लखनऊ। माह रमज़ान नेकियां बटोरने का महीना है। इस महीने में रोज़ेदारों की खिदमत करना भी सवाब का जरिया होता है। बेंगलुरु में एक समाजी कारकुन गुज़िश्ता 25 साल से बड़े ही मुनफरिद अंदाज में रोज़ेदारों की खिदमत करते आ रहे हैं। यह है बेंगलुरु का रेसिडेंसी रोड। इस इलाके में आईटी और दीगर कंपनियों के दफातर मौजूद हैं, लेकिन इस रोड पर कोई भी मस्जिद मौजूद नहीं है। ताहम यहाँ मौजूद एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रोज़ेदारों के लिए इफ्तार और नमाज का खुसूसी इंतज़ाम किया जाता है। इस इलाके के मुकामी ताजिर और समाजी कारकुन मुनव्वर शरीफ गुज़िश्ता 25 साल से अपने दफ्तर में रोज़ेदारों के लिए नमाज और इफ्तार का एहतमाम करते आ रहे हैं। माह रमज़ान के दौरान यहाँ सिर्फ फजर और जुमे की नमाज को छोड़कर सभी नमाजें बाजमात अदा की जाती हैं। इलाके में कोई मस्जिद नहीं है, कोई इंतज़ाम शुरू से भी नहीं है, इसलिए मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं कुछ खिदमत इफ्तार के लिए कर सकता हूँ। और मेरी अभी बहुत ख्वाहिश, बचपन से यही ख्वाहिश रही कि अभी जो भी रोज़दार को कुछ सवाब कमाए। सवाब कमाने का महीना है, इबादत करने का महीना है, जितनी भी करो कम है। मुनव्वर शरीफ के दफ्तर में रोज़ाना 40 से 50 रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। इफ्तार में आईटी और दीगर कंपनियों के मुलाजमीन शिरकत करते हैं। हर साल तरावी की नमाज का भी खुसूसी इंतज़ाम इस कॉम्प्लेक्स में होता है। इधर बाबा जेम्स एंड ज्वेल्स में काम करता हूँ और यहाँ पे हमें मस्जिद का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल्स जो हमारे को इधर नमाज़ पढ़ने के लिए जगह देते हैं और इधर इफ्तार का सब कुछ अभी माह रमज़ान में इंतज़ाम पूरा रखते हैं। शौक को दावत देते हैं और हम लोग भी क्या है नमाज़ पढ़ने के लिए इधर वक्त मिलता है, बाहर दूर जाना पड़ता है, इसलिए सहूलत इधर अच्छा है, इसलिए दिया जाता है। माह रमज़ान की खुसूसियत यह है कि इस माह में हर इबादत और हर नेक काम का सवाब 70 गुना मिलता है। यही वजह है कि रोज़ेदारों के लिए छोटी सी खिदमत करना भी गिरा कद्र समझा जाता है। मुनव्वर शरीफ की भी कोशिश यही रहती है कि वो अपने दफ्तर में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ेदारों को इफ्तार का एहतमाम करें और सवाब के हकदार बने। ईटीवी न्यूज़, बेंगलुरु। रहबर हिंद हेल्प सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कल रांची के इस्लाम नगर के सैकड़ों मुतासरीन को ईद का तोहफा दिया गया।
राज्यसभा रुकन प्रेमल नथवानी की मदद से इन मुतासरीन को तोहफे के तौर पर ईद के लिए नए कपड़े और सिवैयाँ दी गईं। वाज़ेह रहे कि तकरीबन 2.5 साल पहले तजावुज़ात हटाओ मुहिम के दौरान इस्लाम नगर के सैकड़ों गरीब खानदानों को बेघर कर दिया गया था। करमन में जो बुलडोजर चला दिया है सरकार, तो उस पर मेरा आदमी गोली का शिकार हो गया। आज तक भी हम लोग को कोई मदद नहीं मिला है। आज हम लोग दर बदर खटते हैं, खाते हैं, रेजा कुली काम करते हैं, तो हम लोग ईद कैसे मनाएंगे? जो सरकार वादा किया था वो कुछ पूरा नहीं हुआ है। अली नगर जो उजाड़ा गया, आज तक उस पर कोई कदम नहीं किया गया है, मगर अब हमारी कमेटी ने ये तय कर लिया है कि इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम कोर्ट जाना होगा, चाहे कचहरी जाना होगा। अब इसके लिए हम लोग लड़ेंगे ताकि के जो लोग उजड़े हैं उनको किसी तरीके से बसाया जाए। इलाहाबाद की चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इलाहाबाद ज़िले के दही इलाकों में ज़रूरतमंदों को ईद के कपड़े और नकद इमदाद तकसीम की जा रही है। तंजीम के कारकुन गाँव में जाकर गरीब और ज़रूरतमंद अफराद की तलाश करते हैं। हर साल ईद के मौके पर ऐसे ख़ानदानों की सोसाइटी मदद करती है। माह सयाम की 27वीं शब में दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। मुमकिना शब कदर के मौके पर इबादतों रियाजतों के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद अजमेर के अलावा बैरूनी शहर से दरगाह शरीफ पहुंचे थे। इस मौके पर दरगाह शरीफ को सजाया गया था। मुल्क के तारीख साज फुटबॉल क्लब मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में मुनक्किद रिवायती इफ्तार पार्टी में वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने भी शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने क्लब के साबिक़ कप्तान मोहिउल इस्लाम को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा। इफ्तार पार्टी में क्लब के मौजूदा व साबिक़ खिलाड़ियों समेत सियासी व समाजी लीडरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दानिश्वरों के मुताबिक कोलकाता में इफ्तार पार्टी की शुरुआत मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब से हुई है, जहाँ अंग्रेज़ों के दौरे इक़्तिदार में नहायत पुरस्को एहतमाम के साथ इफ्तार पार्टियाँ मुनक्किद की जाती थी। नाज़रीन, ख़वातीन के लिबास के फैशन ने चाहे जितने रंग क्यों न बदले हों, लेकिन मुस्लिम ख़वातीन का रिवायती शलवार सूट आज भी उनकी पहली पसंद है। और ईद के दिन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, कानपुर के बाज़ारों में शलवार सूट की ख़रीदारी भी ज़ोर शोर से जारी है। हमें तो वैसे काफ़ी सालों से यहाँ पर खरीदने आ रहे हैं सूट। यहाँ पर किस तरह के सूट मिलते हैं? यहाँ पर कई सारी वैरायटियाँ सूटों की मिल जाती हैं। वेकनगंज मार्केट में हर वैरायटी मिल जाएगी आपको सूटों की। बहुत वैरायटी आई हुई, अनारकली चल रही है, जैसे आप देख रहे हैं, लहंगा चुन्नी है, लहंगा फ्रॉक है, सब वैरायटी, नई नई वैरायटी हमारे पास आई है। सबसे महंगा सूट कौन सा आया, कितने का? 8,000 9,000 रुपये तक का हमारे पास, 10,000 रुपये तक का सूट है। ईद के मौके पे बहुत ही बेहतरीन तरीके के सूट आते हैं। जो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी मार्केटिंग है सूरत के, वहाँ पर के सूट सब ज़्यादातर यहाँ पर बिकते हैं। और जो ग्लोबल कंपनी है हमारी, यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, हम उसके ही ब्रांड ज़्यादा बेचते हैं। इंटरनेशनल दुबई तक के इसका माल जाता है और हमारे पास 5,000 से अधिक ऊपर तक की रेंज है। बुलेटिन में वक्त है ब्रेक का। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, परेशानी किस बात की, उल्टे घाट की गुणी सुरंग से गुजरते हुए मन उत्साह और रोमांच से भर गया। पहाड़ों को काटकर जेडीए ने कितना सुंदर रास्ता बनाया। पहले तो घाट की गुणी के सकड़े रास्ते से रेंगते हुए आना पड़ता था और भारी ट्रैफिक के कारण डर भी लगता था। इतना ही नहीं, सुरंग परियोजना की विश्व स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए इसे इस बार विश्वकर्मा अवार्ड 2013 भी मिला है। अच्छा, तब तो इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। इस फैसले से और भी फायदे होंगे। सुरंग बन जाने से गुणी के सकड़े रास्ते से यातायात को राहत तो मिली ही है, वहीं गुणी की पुरा संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है। और हाँ, इसके बन जाने से उत्तर पूर्व का जयपुर का रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ने लगा है। भाई वाह, मान गए। अब तो जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक।
एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। Ronit Passport Deodorant Body Spray drives you crazy. एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। अजीम बंगाली शायर व दानिश्वर रविंद्रनाथ टैगोर की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर रोशनी डालती शमीम तारिक की किताब टैगोर शनासी मंजर आम पर आ चुकी है। किताब के ज़रिए शमीम तारिक ने उर्दू तबके के रूबरू टैगोर के फ़िक्र फ़न के मुख्तलिफ गोशों को पेश करने की कामयाब कोशिश की है। रविंद्रनाथ टैगोर पर उर्दू में तख्लीक़ात नई बात नहीं है। उर्दू में टैगोर की फ़िक्र व फ़न पर हामिद हुसैन क़ादरी, मखदूम मोहिउद्दीन की किताबें, अब्दुर्रहमान बिजनौरी और फ़िराक़ गोरखपुरी के इल्मी मज़ामीन शाये हो चुके हैं। मौक़िक़ शमीम तारिक की टैगोर शनासी उर्दू में टैगोर पर फ़िक्र व तहक़ीक़ के सिलसिले को आगे बढ़ाने वाली किताब है। ये किताब हुकूमत हिंद की वजारत सख़ाफ़त के तहत टैगोर रिसर्च एंड ट्रांसलेशन स्कीम के तहत शोबा उर्दू जामिया मिलिया इस्लामिया ने शाये की है, ताकि उर्दू दुनिया के रूबरू टैगोर की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू आश्कारा हो सके। 170 सफ़ात और 15 अबवाब पर मुश्तमिल किताब में टैगोर की पैदाइश से उनके आखिरी अय्याम तक तमाम पहलुओं का अहाता किया गया है। जो बहुत रोशन ख्याल तबका कलकत्ते का जो था, जो हर मामले में अंग्रेज़ों की वाह में वाह करता था, हाँ में हाँ मिलाता था, वो भी अलग अंदाज से सोचने लगे। तो उस दौर में ये पैदा हुए और एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए जहाँ बहुत वसअत थी जिसके फ़िक्र में, जो हिंदू मज़हब को मानने वाला था लेकिन मग़रिब के अफ़कार को उसने कबूल कर लिया था। जो मुस्लिम अफ़कार थे, हाफिज़ के तवस्सुत से, सूफिया के तवस्सुत से, औलिया कराम के तवस्सुत से, उनके कलाम को इसने अंगेज़ किया था, उनकी फ़िक्र को अंगेज़ कर लिया था। तो उनकी फ़िक्री बिसात बहुत वसी थी। उसमें ये टैगोर पैदा हुए, अपने अहद को देखा और अपनी फ़िक्र को पेश करने की कोशिश की। किताब में टैगोर की शख्सियत का शायद ही ऐसा कोई पहलू हो जिस पर शमीम तारिक ने रोशनी ना डाली हो। टैगोर की असरार फितरत, सैर व सयाहत, मौसीकी, ड्रामा, कहानी, नावल और शायरी पर सैर हासिल तबसरा किया गया है। शमीम तारिक की मुख्तसर मगर जामे किताब की ज़बान सलीस और आम फहम है। शमीम तारिक का कहना है कि टैगोर पर सूफिया कराम की तालीमात का भी असर मिलता है। उनके यहाँ ये था कि इनके वालिद जो थे महर्षि कहलाते थे, इनके वालिद जो है महर्षि कहलाते थे। उनको हाफिज़ जैसे पर्शियन शायर की शायरी का बेशतर हिस्सा ज़बानी याद था और इनकी परवरिश उसी माहौल में हुई है। जब वहाँ पे उसका जिक्र करते हैं या ख़ुद जब इराक़ गए हैं टैगोर या जब ख़ुद ईरान गए हैं टैगोर और हाफिज़ के मज़ार पर हाज़िरी दी है और जो अल्फाज वहाँ पे कहे या वहाँ पे रिसेप्शन जब उनको दिया, वहाँ जो तकरीर की है, उसको लगता है कि उनकी साइकी का हिस्सा था, उनकी शख्सियत की तकमील में, उनकी फ़िक्र की तकमील में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। टैगोर शनासी की इल्मी व अदबी हल्कों में पजीराई हो रही है। किताब टैगोर उर्दू में बेशबहा इजाफा तस्वर की जा रही है। साथ ही दानिश्वरों का ख्याल है कि उर्दू ज़बान का रिश्ता बंगाली ज़बान व अदब से उस्तवार करने में किताब अहम रोल अदा कर सकती है। ETV न्यूज़, मुंबई। मेरठ के निशानेबाज आलमी और कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते रहे हैं। निशानेबाजों की नर्सरी कहे जाने वाले मेरठ से मोहम्मद अशरफ, शीश काज़मी और अहबार रिजवी का शुमार ऐसे ही कामयाब शूटर्स में किया जाता है जो कि कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के कई मुकाबलों में गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल कर चुके हैं। मोहम्मद अशरफ, शीश और अहबार का इंतखाब आलमी चैम्पियनशिप के लिए किया गया है। आइंदा 14 सितंबर से 29 सितंबर तक अमेरिका में मुनक़िद होने वाली शूटिंग चैम्पियनशिप में मेरठ के ये तीनों शूटर्स जूनियर्स और सीनियर मुकाबलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 17 अगस्त से झारखंड के तमाम अजला में हज तरबियती कैंप का इनेकाद किया जाएगा। इस बात की जानकारी रियासती हज कमेटी के सेक्रेटरी शकील जब्बार ने दी है। मंगल के रोज़
रांची में ज़ेर तामीर हज हाउस के जायजे के बाद शकील जब्बार ने हज हाउस का जिम्मा महकमा फलाह को 10 अगस्त से पहले मिलने की उम्मीद